बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स वर्ल्ड। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद दानिश। HBL PSL 11 में आज आराम का दिन है। पेशावर ज़ल्मी प्लेऑफ मरहले में पहुंचने वाली पहली टीम बनी है। गुज़िश्ता रात दूसरे मैच में पेशावर ज़ल्मी ने कोयटा ग्लैडिएटर्स को 118 रन के बड़े मार्जिन से हराया है। और जिन पर नज़रें थी वो थे बाबर आजम, जिनकी बैटिंग के हर तरफ चर्चे हैं। कल हमें टोटली एक बाबर आजम डिफरेंट दिखाई दिए। उन्होंने नॉट आउट सेंचुरी में सिर्फ एक डॉट बॉल खेलकर एक नया रिकॉर्ड भी कायम किया है। क्योंकि इससे पहले हम वर्ल्ड कप की बात करें या वैसे बात करें पाकिस्तान के मैचेस की, तो उन पर तनकीद ये होती थी कि वो डॉट बॉल बड़ी ज़्यादा खेलते हैं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और मुल्तान ने एक सख्त मुकाबले के बाद कराची किंग्स को 11 रन से हराया। पॉइंट्स टेबल पर दूसरी टीम इस्लामाबाद यूनाइटेड की हो सकती है। पेशावर ज़ल्मी पहले नंबर पर मौजूद है और इस्लामाबाद यूनाइटेड 9 पॉइंट्स पर मौजूद है, तो दूसरी टीम बन सकती है। जबकि 6-6 पॉइंट्स पर 4 टीमें भी मौजूद हैं। अब आगे कौन सी टीम आएगी इस पर भी हम बात करेंगे। कल ज़ल्मी के जो बॉलिंग कोच हैं अजहर महमूद, उनकी जानिब से जिक्र किया गया बाबर आजम की परफॉर्मेंस का। उन्होंने कहा कि बाबर आजम को हमने कहा था कि अपने नेचुरल गेम खेलें और जिसका नतीजा सबके सामने है। अब लाहौर में लाहौर कलंदर्स और कराची किंग्स ने भी प्रैक्टिस की है। कल डबल हेडर्स होने जा रहे हैं। दिन में लाहौर कलंदर्स और कोयटा कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में खेलेंगे, जबकि रात को मुल्तान सुल्तान्स और रावलपिंडी नेशनल बैंक स्टेडियम कराची में मद्दे मुकाबिल होने जा रहे हैं। अब अगर टॉप स्कोरर्स की हम बात करें और विकेट टेकर्स की बात करें, तो उसमें पेशावर ज़ल्मी ऐसी टीम है जिनके 4 खिलाड़ी इस लिस्ट के अंदर मौजूद हैं। अब गुज़िश्ता रोज़ बादलों के साए में अगर हम दीगर खेलों की बात की जाए तो मैराथन रेस का लाहौर में इनेकाद हुआ और यहाँ पे रंग भी भरे। इस पर भी हम बात करेंगे। इन मौज़ूआत पर गुफ्तगू के लिए हमारे साथ जाहिद मकसूद साहब और यूसुफ अंजुम मौजूद हैं। जाहिद साहब, सबसे पहले तो आप दोनों का शुक्रिया। आपकी जानिब आऊँगा। बाबर आजम कल हमें बिल्कुल डिफरेंट बाबर आजम दिखाई दिए। आपको भी याद होगा हम उन पर तनकीद भी करते रहे हैं, आपने भी तनकीद की है खासतौर पर उनके रन रेट को लेके, उनकी एवरेज को लेके। कल ऐसा क्या डिफरेंट आपको दिखाई दिया और बाबर आजम ने ये भी रिकॉर्ड बनाया कि सिर्फ एक डॉट बॉल खेली और सेंचुरी नॉट आउट? देखें दानिश, ये कल की बात नहीं है, क्योंकि जब से PSL शुरू हुई है बाबर आजम एक डिफरेंट बाबर दिखाई देते हैं और ख़ास तौर पर खुशहाल मेंडस उनके साथ बहुत ही अच्छा खेल पेश कर रहे हैं। कल बाबर ने सेंचुरी भी मुकम्मल की, नॉट आउट, और बड़े ड्रामाई अंदाज में वो सेंचुरी थी। इससे पहले खुशहाल बहुत ही अच्छा खेल रहे थे। 83 रन की इनिंग्स के लिए दोनों के दरमियान ये तीसरी या चौथी दफ़ा ऐसा हुआ कि 100 से ज़्यादा की पार्टनरशिप शराकत हुई है। और बाबर का आपने जिक्र किया, तो जब तनकीद होती थी तो वर्ल्ड कप में ज़ाहिर है बैटिंग ऑर्डर उनका चेंज किया गया, नंबर 4 पर उनको भेजा जा रहा था। और अब ख़ास तौर पर मिसबाह हक जो है पेशावर ज़ल्मी की टीम के साथ हैं। बॉलिंग कोच अजहर महमूद हैं। मिसबाह हक चंद दिन पहले जो है जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए, उन पर भी यही क्वेश्चन हुआ था जो रात जो है अजहर महमूद पर सवाल किया गया। दोनों का ये मौक़िफ़ था कि हमने बाबर को ये कॉन्फिडेंस दिया है या एतमाद दिया है कि आप अपना नेचुरल गेम खेलें, क्योंकि पिछले जो कुछ दौर गुजरा है 1.5 या 2 साल पाकिस्तान का, तो पाकिस्तान में बहुत चर्चा की गई स्ट्राइक रेट की कि स्ट्राइक रेट ज़्यादा होना चाहिए, पावर प्ले में 70 या 80 प्लस होने चाहिए। तो गोया कि जो नेचुरल गेम थी उसका प्रेशर लिया बाबर ने बहुत ज़्यादा। रिजवान ने, आपको याद होगा कि बहुत ही ज़्यादा प्रेशर ले लिया। हालांकि यही 2 खिलाड़ी थे जिन्होंने इंडिया के ख़िलाफ़ हिस्ट्री में पहली दफ़ा ICC के T20 वर्ल्ड कप में बगैर आउट हुए एक फ़तह दिलाई थी, जो तारीख़ी है, जो रिकॉर्ड शायद ही टूटेगा पाकिस्तान की तरफ से। तो बाबर जो है मुसलसल बड़े अरसे से प्रेशर में रहे। दूसरी बात यह भी है कि अगर माजी की भी अगर आप देखें PSL, तो अक्सर PSL में बाबर की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती है, अपने पिचेस भी बहुत अच्छी होती है। इस दफ़ा डिफरेंट क्लास नज़र आई है बाबर की भी और ख़ास तौर पर उनकी कप्तानी की भी और पेशावर ज़ल्मी की भी। पेशावर ज़ल्मी देखें, एक मैच है जो ड्रा हुआ और इस्लामाबाद यूनाइटेड हार से बची या जीत हासिल ना कर सकी क्योंकि बारिश हो गई थी उस मैच में। बाकी जितने मैच पेशावर ज़ल्मी ने खेले हैं वो डिफरेंट है। कल के मैच का आपने जिक्र किया, तो कल देखा जाए तो अगर टॉस तो हारी पेशावर ज़ल्मी और पहले बैटिंग दी गई। मैं देख रहा था कि जब टॉस के बाद एंकर ने वहाँ पे ग्राउंड में क्वेश्चन किया बाबर पे कि आपको पहले बैटिंग करना पड़ेगी, तो वो मुस्कुराए। लेकिन इसके बाद आपने देखा कि 255 रन का रिकॉर्ड जो है वो बना डाला सिर्फ 3 विकेटों के नुकसान पर। तो बाबर लगता है अब उस प्रेशर में नहीं है जो उन पर स्ट्राइक रेट का प्रेशर था, क्योंकि अब उनकी जो हालिया PSL की परफॉर्मेंस है इसमें गालबन 195 या 197 की स्ट्राइक रेट से वो खेल रहे हैं। एक चीज़ जिस तरह आपने जवाब दे दिया माजी की तनकीद का, और यकीनी तौर पर जब बैटिंग ऑर्डर्स बार बार किसी का हम तब्दील करेंगे किसी भी टीम के अंदर तो उसकी परफॉर्मेंस पर असर आएगा। हम फ़खर की भी इससे पहले बात करते रहे हैं, फिर पाकिस्तान की ओपनिंग जोड़ी तो हमेशा से ही टीम का मसला रहा है। लेकिन एक स्पेसिफिकली मैं बात करना ये चाहूँगा कि चलें ये तो मान लिया कि जब आपने ओपनिंग आप कर रहे हैं तो आपने परफॉर्म कर लिया, लेकिन जो एक स्पेसिफिक तनकीद ये होती थी कि डॉट बॉल्स बड़े खेलते हैं, उस पर बड़ा कवर अप किया।
देखें असल गाल तो कॉन्फिडेंस किया दानिश, जो कॉन्फिडेंस उनको मिला, फिर ज़ाहिर है उनको बताया कि आप अपना गेम खेलें। ज़रूरी नहीं उनसे तवक्को की जाती थी कि आप पावर प्ले में जो है 70 या 80 रन बनाएं। और कल का तो कमाल था कि उनकी पूरी सेंचुरी में एक डॉट बॉल था और ये भी शायद उन्होंने रिकॉर्ड बना दिया। फिर 12वीं अपनी सेंचुरी मुकम्मल करके हाईएस्ट वो सेंचुरी मेकर भी बन गए। सेकंड T20 के 22 हैं क्रिस गेल की, उनके बाद बाबर की 12 हैं। लेकिन ख़ास तौर पे जो आखिरी गेंद थी जिस पे आपको याद होगा कि फिर वो हार्डी ने सिंगल लिया, बड़ी मुश्किल से उधर गए, उनको मौका दिया कि शॉट बड़ी खेलें और अपनी सेंचुरी मुकम्मल करें। तो वो जो 2 रन थे वहाँ तो दिलों की धड़कनें भी बेतरतीब हुई और सांस भी रुकते हुए महसूस हुए, क्योंकि ज़ाहिर है बाबर अच्छा खेलें या बुरा खेलें इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान के वाहिद खिलाड़ी बाबर हैं जिनकी फ़ैन फॉलोइंग सबसे ज़्यादा है। वो टीम में होते हैं, टीम से बाहर होते हैं, उनसे बहुत ही एक्सपेक्टेशंस लगाई जाती हैं, उनका भी उन पर प्रेशर होता है। लेकिन कल लास्ट गेंद पे जब उन्होंने फिर बाद में उन्होंने जब सवालात के जवाब दिए तो ख़ुद भी उन्होंने कहा कि जब वो भागे हैं और फिर वहाँ जाकर अपने आप को रन आउट बचाने के लिए उन्होंने छला डाइव किया, तो कहते हैं कि मेरा मुँह नीचे की तरफ था और मुझे लगता था कि शायद मैं रन आउट हो गया हूँ। तो हार्डी ने उन्हें बताया नहीं आपकी सेंचुरी मुकम्मल हो गई है। तो उस वक्त तो उनकी फीलिंग एक डिफरेंट होगी। फिर वो उन्होंने सजदा शुक्र भी अदा किया। और इससे पहले आपको याद कराऊं कि थोड़े ही मैचों पहले जब वो अच्छा खेलने लगे तो PSL के जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं सलमान नसीर ने, लगता है कि उनके भी एक 5000 के नोट था कि क्या यूसुफ की तरफ बढ़ते हैं। यूसुफ, क्या बाबर की मेहनत यकीनी तौर पर मेहनत उन्होंने बड़ी की होगी, लेकिन अगर देखा जाए तो सलमान नसीर जिन्होंने उनकी नज़र उतारी और वो मनाजिर मुझे तो याद आ रहे थे बार बार, तो क्या उसका नतीजा है या क्या लगता है आपको? क्योंकि बाबर आजम एक डिफरेंट बाबर आजम के तौर पर सामने आया और माजी में आपको ये भी याद होगा कि बाबर आजम इतने परेशान भी थे, टेंशन में भी थे, ये भी कहना उन्होंने शुरू कर दिया था कि मुझे किंग ना कहा करो। आपको याद होगा ये? देखें दानिश, ये सलमान नसीर उनके बहुत अच्छे दोस्त हैं, इसलिए जब दोस्त एक अपने दूसरे दोस्त की खुशी पर ज़्यादा वो जिस तरह उन्होंने वेल वगैरह किया जैसे नॉर्मली करते हैं, तो एक अच्छी चीज़ थी। इससे उनके एतमाद में भी इजाफा हुआ है और यकीनी तौर पर इस तरह की जो चीज़ें हैं ये किसी भी इनके खिलाड़ी के लिए बड़ा हौसला अफजा होती हैं। बाबर की इनिंग्स कल की जो थी उसको लाजवाब इनिंग्स कहा जा सकता है, बल्कि बाबर आजम की जो बेहतरीन इनिंग्स आप कहते हैं उसमें से बाबर आजम का ये इनिंग्स हमेशा याद रखी जाएगी। बाबर आजम की इसमें जो एक अहम चीज़ आपको थोड़ा हम उस पर भी बात करना चाहेंगे, उसकी फ़िटनेस के हवाले से थी। 100 रन में से 52 रन उन्होंने भाग कर लिए, सिंगल, डबल और 3 रन की सूरत में। ये किसी भी फॉर्मेट में जितनी भी लीग आजकल खेली जा रही हैं उसमें से किसी भी इनफरादी खिलाड़ी की सबसे बड़ी ये एक रिकॉर्ड है। 52 रन उन्होंने भाग कर लिए हैं गर्मी के मौसम में, और उस वक्त के जब बाबर आजम जैसा खिलाड़ी क्रीज पर मौजूद था, जिस तरह उन्होंने हर गेंद को मेरिट पर खेला, सिंगल डबल रन किए, सिर्फ एक डॉट बॉल खेली। मैं समझता हूं कि ये किंग बाबर आजम जिस तरह माजी में कहा करते थे कि उसकी ये वापसी के आप देख सकते हैं। बाबर आजम यकीनी तौर पर इस बात के क्रेडिट देना चाहेंगे कि उन्होंने बड़ी मेहनत की। जिस तरह तनकीद होती रही है, बड़ा मुश्किल होता है इस तरह तनकीद के बाद एक बड़े खिलाड़ी का कमबैक करना, उनको बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए होता है। और बाबर आजम ने यकीनी तौर पर टाइम ज़रूर लिया, लेकिन उन्होंने एक अच्छे मौके पर अपना कमबैक किया है। अब तो लोग दानिश ये भी बातें करना शुरू हो गए कि एक इनिंग्स के बाद ही कि शायद वो आइंदा आने वाले T20 में कप्तानी के उम्मीदवार भी हो सकते हैं। आपको पता कि हमारी कौम बहुत ज़्यादा जज्बाती है, बहुत ज़्यादा बाबर आजम से प्यार भी बहुत ज़्यादा करते हैं, उनके फैन से दीवाने हैं और चाहते हैं कि बाबर आजम हर फॉर्मेट में अच्छा परफॉर्म करे। लेकिन जब वो अच्छा परफॉर्म करते हैं तो फिर उसको सराखों पर भी बिठाते हैं, जब वो अच्छा परफॉर्म नहीं करते तो फिर तनकीद भी करते हैं, ये उनका हक भी है। बाबर आजम चूँकि बहुत बड़ा ब्रांड है पाकिस्तान का, तो उसके जो 25-30 रन बनाते हैं ख़ास तौर पर मैचेस के दौरान, वो हमें नज़र नहीं आते। हम यही उम्मीद करते हैं कि बाबर आजम हर मैच में 50 करेंगे, 100 करेंगे और टीम की जीत में अहम किरदार अदा करेंगे। बहरहाल ये इस लिहाज से PSL की इंतज़ामिया लकी है कि उनके पास 2 मेन स्ट्रीम बैटर इस वक्त मौजूद है, बाबर आजम और बात कर रहे हैं अभी के हो भी सकता है। और पहले आपने देखा है बाबर को कप्तानी करते हुए, बड़े अच्छे उन्होंने कप्तानी की भी है। क्या बोर्ड में भी इस तरह का कोई मामला सरगर्म है कि बाबर की क्योंकि फॉर्म वापस आई या उनको अगर कैप्टन बना दिया जाए? और दूसरा सबसे अहम बात यह है कि परफॉर्मेंस को बरकरार रखना सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है। तो दूसरा मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि कोयटा का ये फैसला कि टॉस जीत के पहले पेशावर को उन्होंने बैटिंग दे दी, तो उसमें भी प्रेशर, जारी बात है जो पहले बैटिंग करते हैं उस पर प्रेशर खासा कम होता है, इसको किस तरह से देखते हैं? देखें, जहाँ तक बाबर की कप्तानी के हवाले से बात है तो अभी तक कोई ऐसी बात नहीं है, ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस हवाले से सोच रहा है, ना मेरे ख्याल में इस बारे में सोचेगा।
क्योंकि अब 2027 में वर्ल्ड कप खेलना, तो उसके लिए यकीनी तौर पर हमें नौजवान खिलाड़ियों की ज़रूरत होगी। हो सकता है कि बाबर आजम आने वाले दिनों में T20 स्क्वाड का हिस्सा भी ना बने। बाबर आजम यकीनी तौर पर उनकी जो फार्म हो गई है, हमें बांग्लादेश के खिलाफ जो टेस्ट सीरीज़ हमारी शुरू होने जा रही है 8 तारीख से, और 16 तारीख को एक मैच, 2 टेस्ट मैचेज़ हैं वहाँ पर, तो उसके लिए यकीनी तौर पर बाबर आजम की ये जो इनिंग्स आजकल वो खेल रहे हैं, ये पाकिस्तान की कामयाबी के लिए ज़रूरी है, वहाँ पर उनका अच्छी तरह परफॉर्म में आना। जहाँ तक आपने कोयटा के ग्लैडिएटर के टॉस जीत के मामले के तो टॉस यकीनी तौर पर एक फैक्टर ज़रूर है T20 फॉर्मेट में, थोड़ा इसमें असर ज़रूर पड़ता है, लेकिन T20 फॉर्मेट में अगर ये कहा जाए कि टॉस ही सब कुछ है तो बिल्कुल ये गलत चीज़ होगी। इस बारे में ऐसी चीज़ सोचना नहीं चाहिए। टॉस जीतकर यकीनी तौर पर जिस तरह 200 से ज़्यादा रन उन्होंने स्कोर बोर्ड पर सजाए और तारीखी एक रिकॉर्ड बनाया PSL के हवाले से, तो मेरे ख्याल में उसके बाद फिर एक गुंजाइश बाकी रही नहीं थी कोयटा ग्लैडिएटर के पास उसको चेज़ करे। इतने बड़े रन चेज़ करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा पावर हिटर की ज़रूरत होती है, ख़ास तौर पर पावर प्ले में आपको एक अच्छी इनिंग्स के साथ साथ लंबे स्टैंड की भी ज़रूरत होती है। जब इब्तदा में आपकी विकेटें गिर जाएँ तो फिर उस पर दोबारा आपको कमबैक करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मजमूई तौर पर पहाड़ का रन्स का पहाड़ होता है, प्रेशर भी आप पे उतना ही होता है। जाहिर साहब आपकी जानिब मांगूंगा, एक तो यही सवाल आपसे कि टॉस कितना क्रूशल था इसमें, और क्योंकि जो कोयटा ग्लैडिएटर्स के कप्तान थे उनकी जानिब से कहा गया कि टॉस अगर पेशावर भी जीती तो वो भी ये फैसला करती, तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? और दूसरा क्या कोयटा के अंदर अगर दोनों टीम का कंपैरिजन किया जाए, नो डाउट के बड़ा टोटल था, लेकिन उसके जवाब में 118 रन्स की जो एक बड़ी जो एक नाकामी की सूरत में शिकस्त का सामना करना पड़ा, उसको किस तरह से जस्टिफाई किया जा सकता है? देखें, दोनों टीमों की अगर दानिश फील्डिंग पे ही नज़र दौड़ाई जाए, अगर आपने मैच देखा हो तो ज़ल्मी की फील्डिंग कहीं बेहतर थी कोयटा ग्लैडिएटर से। उन्होंने फील्डिंग में बहुत सी गलतियाँ की और बाद में सऊद शकील ने गुफ्तगू करते हुए ये तस्लीम भी किया कि तीनों शोबों में हमें आउट क्लास किया ज़ल्मी ने। अलबत्ता कप्तान का ये मौक़िफ़ था सऊद का, और हमने भी देखा है वहाँ फील्डिंग को प्रेफर करती रही हैं टीमें, और सऊद का कहना था कि बाबर ने बकौल उनके कि बाबर आजम ने भी जहन बनाया हुआ था कि अगर टॉस जीत जाएंगे तो वो फील्डिंग पर तरजीह देंगे, लेकिन साथ ही उन्होंने तमाम तरह क्रेडिट दे दिया। नहीं, ये बाबर का जहन कैसे बना था, उनको कैसे पता चला? वो तो प्लेयर्स को तो खैर अंदाज़ा होता है एक दूसरे का, और उनका कहना था कि अगर लेकिन इसका सारा क्रेडिट उन्होंने दिया बाबर आजम को और खुशहाल मेंडिस की बैटिंग को। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से वो दोनों खेले हैं, बड़ा स्कोर बनाया, तो इससे टीम प्रेशर में आ गई, और जाहिर है जब 255 रन सजे होंगे बोर्ड पे तो बड़ा मुश्किल होता है सरवाइव करना। फिर आपको याद होगा कोयटा ग्लैडिएटर्स ने शुरू में अपने बैटिंग ऑर्डर बहुत चेंज किया। शामिल हुसैन अच्छा खेल रहे थे, 2 इनिंग्स 2 50 भी की, और फिर एक दफ़ा 1 फिट हो गया तो उनको नंबर 5 और 6 पर भेजना शुरू कर दिया। इन चीज़ों से भी नुकसान हुआ, और ज़ल्मी की टीम इस वक्त सेट टीम दिखाई देती है। ख़ास तौर पर एक बात थी जब नाहिद राना और शरफुल इस्लाम बांग्लादेश के 2 फास्ट बॉलर जो बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहे थे, वो वापस बांग्लादेश चले गए, तो ये बातें पैदा हुई कि हो सकता है कि ज़ल्मी इतना अच्छा ना खेल सके, लेकिन ज़ल्मी ने और नए बॉलर्स ने कम से कम वो नहीं होने दिया। जाहिर साहब मुफाज करीम ने भी ज्वाइन किया है। मुफाज, आप किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि हम अभी मौजूद बहस जो बने हुए हैं और नज़रें जो हैं वो बाबर आजम पे हैं। एक तो बाबर आजम की परफॉर्मेंस, और कल के मैच में कोयटा ग्लैडिएटर्स का एक इबरतनाक शिकस्त कहा जा सकता है, 118 रन की शिकस्त। बिल्कुल जी, बाबर आजम ने बहुत बेहतर अंदाज से कल हमें नजर आ रहा था कि वो इंटेंट दिखा रहे हैं। आपको पता है कई सालों से उन पर तनकीद हो रही थी कि उनका बैट चल नहीं रहा, मॉडर्न डे क्रिकेट का एक हम राग देखते थे, टीवी पर सब बलाप रहे थे, लेकिन कल उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस से बता दिया कि आज भी मैं इस रेस में मौजूद हूँ, और बैट को अच्छी तरह मिडल कर रहे थे। खास तौर पर जब ट्रम्प कार्ड उस्मान तारिक उनके सामने आया, हमें लग रहा था कहीं ना कहीं वो फंस सकते हैं, लेकिन उन्होंने अपने जोन में बिल्कुल शॉट्स के लिए उसी तरह अबरार अहमद को भी उन्होंने प्रेशराइज रखा है। तो ये अच्छी बात है। हम हमेशा एक यही बात करते हैं कि आप खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस पर तनकीद जरूर करें, लेकिन तनकीद बड़ा इसलाह होनी चाहिए। ये नहीं कि तनकीद बड़ा तनकीद हो जिससे अगले बैटर का कॉन्फिडेंस भी लूज हो, लेकिन हम क्रेडिट देते हैं कल जिस तरह आप बैटिंग के साथ साथ वो कैप्टनसी में भी कोई हमें फ्लॉस नजर नहीं है, तो अच्छी बात है। क्योंकि खुशहाल मेंडिस भी परफॉर्म करें, आपको पता है मुसलसल तीनों मैचेस में उनकी हाफ सेंचुरी, तो बाबर को बूस्ट मिला है, और आने वाले मैचेस में मैं समझता हूँ अगर हालात ठीक होते हैं मशरिक़ वस्ता के, क्राउड आएगा तो डेफिनेटली बाबर की फैन फॉलोइंग सबसे ज्यादा है। और कल जिस अंदाज से उन्होंने सेंचुरी किया, मैं ये इमेजिन कर रहा था अगर क्राउड होते फिर तो बहुत ज्यादा मजा आता उन्हें, क्योंकि आपको पता है जब वो कवर ट्रैक खेलते हैं। अच्छा मुफाज, क्राउड को तो सारी मिस कर रहे हैं। एक चीज़ अभी आप भी बात कर रहे थे, और इससे पहले मैं जाहिद साहब और यूसुफ साहब से भी ये पूछ रहा था कि फॉर्म में वापस आना यकीनी तौर पर PSL के लिए भी, पेशावर ज़ल्मी के लिए भी, और पाकिस्तानी फैंस के लिए भी बड़ी खुशी की बात है। लेकिन एक नया बाबर आजम जो हमने देखा, एक डिफरेंस हमने ये देखा कि पहले वो बॉल्स को रोकते भी थे, कल उन्होंने बॉल कोई रोकी नहीं। जो एक डॉट बॉल हम
कह रहे हैं बार बार, वो भी बाउंसर था जिसको उन्हें छोड़ना पड़ा। तो ये जो चेंज था बड़ा ही पॉजिटिव चेंज था, ये किस तरह से आया और इसको किस तरह से बरकरार रखा जाएगा? लेकिन दानिश, पहले तो हमें समझना चाहिए कि बाबर एक कंप्लीट ओपनर है। हमने अक्सर उनसे ज्यादती किया। हम वर्ल्ड कप में एक मिसाल मौजूद है, हमने उनके नंबर ही चेंज कर दिए, कभी नंबर 2 पे, कभी हम उन्हें नंबर 4 पर भेज देते हैं। हमने हमेशा देखा है कोई सूरत हाल में स्ट्रगल करते हैं। वो बैटर हैं जो पावर प्लेस का फायदा उठाते हैं। आपको पता है 2021 या 22 की बात करें, पीक पर थे वो मोहम्मद रिजवान के साथ, जिस तरह वो ओपनिंग करते थे नजर आता था। लेकिन वर्ल्ड कप में आपकी मिसाल मौजूद है, ख्वाजा नाफे को ऊपर भेज दिया गया था। हम सब ने क्रिटिसाइज किया था सलमान आगा के इस डिसीजन पर कि आपने ये ठीक नहीं किया। वाज़ेह तौर पर बाबर वहाँ कंफ्यूज थे और आखिरी मैच में तो उनको भेजा ही नहीं गया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, नामीबिया के खिलाफ। फिर बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज में ड्रॉप किया गया उन्हें, और ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट सीरीज थी। तब भी सवाल उठ रहे थे हमारे सिलेक्शन क्राइटेरिया पे कि इस तरह क्यों किया गया है। लेकिन मैं समझता हूँ कि उस तनकीद का बाबर ने पॉजिटिव लिया है। कल जिस तरह आप बात कर रहे हैं, उन्होंने प्रॉपर एक क्रिकेटिंग जिससे हम शॉट्स खेलते हैं वो उन्होंने कल खेले हैं। तो मैं समझता हूँ उनका ये फॉर्म में वापस आना बहुत एक अच्छी चीज़, और अपना तसलसल वो बरकरार रखेंगे तो इसका पाकिस्तान को ही फायदा होता है। क्योंकि जब भी एक आप स्टार बैटर परफॉर्म करते हैं तो पूरी टीम को नीचे से कॉन्फिडेंस आता है। तो हम उन्हें गुड लक कहते हैं आगे भी आने वाले मैचेस में। बिल्कुल, हम भी गुड लक कहेंगे और अब दुआ भी करेंगे कि उनकी ये जो फॉर्म है बरकरार है। यूसुफ, आपकी जानिब आऊँगा। पेशावर ज़ल्मी की हम स्पेसिफिकली अब बात कर लेते हैं। जिस तरह से परफॉर्म करती चली आ रही है ये टीम, चाहे हम बाबर की बात करें, कुशाल मेंडिस की बात करें या दीगर बॉलिंग की बात करें, बैटिंग की बात करें, 4 ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि उस टॉप लिस्ट के अंदर मौजूद हैं। तो लगी रहे फिर, वैसे तो हो कुछ भी सकता है। अगर इन देखा जाए नंबर्स को, तो क्या पेशावर ज़ल्मी लगता है कि ट्रॉफी थमाएगी? देखें, पेशावर ज़ल्मी की टीम जिस तरह इस वक्त परफॉर्म कर रही है, बड़ी कंपोज टीम दिखाई देती है। और इसकी मेन वजह उनके जो वहाँ बैठे हुए डायरेक्टर ऑपरेशन मोहम्मद अकरम भी हैं, जो डे 1 से टीम के साथ हैं और डे 1 से वो खिलाड़ियों को जानते हैं किस तरह उनसे परफॉर्मेंस लेनी है, उस पर जो खामियाँ खूबियाँ उन्होंने बाद में उसको बेहतर करने की कोशिश की है। मिसबाह का जैसे जाहिर साहब ने भी जिक्र किया कि उनका साथ हासिल है। तो इस तरह का जो कंपोज एक बेंच स्ट्रेंथ होती है किसी भी टीम के लिए बहुत ज़रूरी होती है। अब चूँकि उनके पास टॉप परफार्मर इस वक्त बाबर आजम के साथ साथ कुशाल मेंडिस भी मौजूद है, इनकी मौजूदगी से पेशावर ज़ल्मी को बहुत ज़्यादा तक़वियत मिली है। उनकी हर मैच में अच्छी परफॉर्मेंस जारी, जिसकी वजह से टीम जीत रही है। जो इसमें खामियां रह जाती हैं वो जब टीम जीत रही है तो फिर उसमें कवर हो जाती हैं। कुछ इश्यू ज़रूर अब तक पेशावर ज़ल्मी के साथ हैं, जिसमें ख़ास तौर पर उनकी फील्डिंग का मेयार है, उसको थोड़ा बेहतर बनाने की ज़रूरत है। और बॉलिंग में अभी तक मैंने देखा है कि जो उनकी नंबरिंग है वो थोड़ी सी उसको डिस्टर्ब करती है, बाज़ औक़ात हमें दिखाई देती है। लेकिन चूँकि बाबरा और कुशाल मेंडिस काफ़ी अच्छा स्कोर कर रहे हैं, इसलिए जो टीम की वीकनेस है वो दब जाती है। पेशावर ज़ल्मी को नो डाउट इस वक्त जिस तरह परफॉर्म कर रही है, आप उसको फेवरेट के तौर पर कह सकते हैं कि फाइनल तक खेलने की अहलियत रखती है। और इसके साथ साथ हम कोयटा का जिक्र कर रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा मैं जिक्र करना चाहूँगा उस्मान तारिक के हवाले से। उस्मान तारिक के जिस तरह पाकिस्तान टीम का हिस्सा बने, इसके बाद उन्होंने कौमी टीम की क़यादत की, सारी दुनिया ने उनकी बॉलिंग एक्शन देखा। PSL में मुझे लगता है कि अब जिस तरह के जितने मैचेस हो चुके हैं, सबके पास वीडियो एनालिस्ट हैं, तो हो सकता है कि हर टीम ने अब उनको वो कैप्चर कर लिया है कि उनके पास जो 3 वैरायटीज़ हैं जिस एंगल से वो बॉलिंग करते हैं, तो जो वो शायद उन्होंने सब जो बैटर्स हैं उन्होंने उसका पूरी तरह मुशाहिदा कर लिया, जिसकी वजह से अब वो उतने वो मौसर नज़र नहीं आ रहे जो कोयटा एक टीम ने जिस तरह उनको टिक किया था। अब यही वजह कि कल के मैच में भी उनको 4 ओवर में 51 रन बन गए। वो हमारे ऐसे बॉलर हैं जो आपको विकेट टेकर बॉलर हैं, और जिस तरह की अब उनकी परफॉर्मेंस है 2-3 मैचेस से हम देखें वो डिक्लाइन का शिकार है। तो इससे तो यही लगता है कि उस्मान तारिक को बिल्कुल जो दूसरी टीम उन्होंने बिल्कुल कवर किया हुआ, और आने वाले मैचेस में भी हमें उनसे कोई ज़्यादा बेहतरी की, अच्छी बॉलिंग की इतनी ज़्यादा तवक्को नहीं रखनी चाहिए। बहरहाल क्योंकि इस PSL की अगर पूरे की हम देखें जो पहला ये स्पेल हुआ, इसमें यकीनी तौर पर पेशावर ज़ल्मी की टीम ने बड़े अरसे के बाद एक नए रूप में नज़र आई है। और जिस तरह पहले हमने जब PSL के आगाज़ से पहले लाहौर कलंदर को फेवरेट करार दिया था, तो लाहौर कलंदर के बजाय पेशावर ज़ल्मी की टीम ने अपनी परफॉर्मेंस से ये साबित किया कि इस वक्त वो पाकिस्तान सुपर लीग की चैम्पियन बनने की हकदार है। बिल्कुल ठीक है। नहीं, अब तक की सूरत हाल पे लगे रहा है कि पेशावर ज़ल्मी जो है वो फेवरेट दिखाई देती है। ब्रेक की जानिब बनना, नाज़रीन ब्रेक से वापस आएंगे तो हम दीगर टीम्स में भी बात करेंगे क्या पॉइंट टेबल पे पोजीशन क्या है। वेलकम बैक नाज़रीन। PSL 11 के मुकाबले क्योंकि जारी हैं, डिस्कशन को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इससे पहले आपको ये भी बताते चलें कि ये मुकाबले क्योंकि अब जारी बात है प्लेऑफ का मरहला जो है वो शुरू हो चुका है, और पेशावर ज़ल्मी की ऐसी टीम है जो कि अभी पहुंची यहाँ पे। बाकी टीमें भी इंतज़ार करने की कब वो पहुँचेंगी। हमारे एंकर पर्सन मिर्ज़ा इकबाल बेग और इसके साथ साथ सबक टेस्ट क्रिकेटर मोहम्मद समी और फवाद आलम इस पर क्या राय रखते हैं, पहले आपको वो सुनाते हैं।
इस मरतबा HBL PSL अगरचे फीकी फीकी नजर आई है, लेकिन सबकी नजरें बाबर आजम पर मरकूज थी, पाकिस्तान के फॉर्मर कैप्टन, जिनके स्ट्राइक रेट पर भी बड़े सवालात उठ रहे थे। लेकिन जिस तरह की उन्होंने बैटिंग की, कोयटा ग्लैडिएटर्स के खिलाफ 52 गेंदों पर सेंचुरी स्कोर की और 6 चौके 4 छक्के, और फिर उन्होंने सिर्फ एक डॉट बॉल खेली। इसका मतलब ये हुआ कि बाबर आजम को इस बात का एहसास हो गया कि उन पर बहुत ज्यादा तनकीद हो रही थी। उन्होंने 192 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए, और ये उन लोगों के लिए जवाब है जो उन पर तनकीद किया करते थे। लेकिन अगर आप इस HBL PSL के मैचेस को देखें कि हर टीम ने 7-7 मैचेस खेलनी है सिंगल लीग की बुनियाद पर, लेकिन सवाल ये पैदा